नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ डीएलएड यानी कि पीटीसी का सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है उसका प्रीवियस ईयर का हल लेकर आया हूँ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यह प्रश्न पुस्तिका जो है 2016 के प्रथम सेमेस्टर का है और हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें पूर्णांक 25 होते हैं और टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 18 क्वेश्चन होते हैं। और समय की बात करें तो 1 घंटे में आपको इस प्रश्न पत्र को सबमिट करना होता है और इसमें सारे निर्देश दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है और सबके सामने जो है उनके अंक दिए हुए हैं। और यह 3 प्रकार का है, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन सा है? ऑप्शन पहला है बड़ा आ, ऑप्शन दूसरा है छोटा आ, ऑप्शन तीसरा है छोटा ऊ, ऑप्शन चौथा है बड़ा ऊ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा आ। जल में जो है अगर स्वर की बात करें तो इसमें आ शब्द यानी कि ज अ ल, आप जब बोलेंगे तो जल आ रहा है, तो आ जो है इसमें स्वर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छाछ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो का और बड़ा सा के, या का प्लस सा के, या फिर का प्लस जा के, या फिर का या खट्टी सा के संयोग से बनता है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा, का प्लस खट्टी सा के सहयोग से जो है छा बनता है। जब भी आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो का प्लस खट्टी सा आएगा, तब जाके छा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन पहला है आपका घन, दूसरा है आगार, तीसरा है कूट, चौथा है पादप। तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही होगा, घन। पर्वत का जो समानार्थी शब्द है इसे घन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विरोध शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है सहमत, ऑप्शन बी है सहायता, ऑप्शन सी है समर्थन, ऑप्शन डी है अनुरोध। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें तीसरा सही रहेगा, समर्थन। विरोध का जो विलोम होता है वो समर्थन देना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, आप इसमें देख रहे हैं। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप जिस तरीके से पकड़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ा जाता है, आप करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, लिपि किसे कहते हैं? इसमें लिपि के बारे में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। तो आप सबको पता है लिपि जो होता है, लिपि मतलब होता है लेखन प्रणाली, मतलब कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। लिपि मतलब होता है ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अगर केवल लिपि का अर्थ पूछा जाता है तो लिपि का मतलब होता है लेखन प्रणाली, लेखन प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हस्तस्वर किसे कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया है हस्तस्वर किसे कहते हैं। जो सभी को पता होना चाहिए, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हस्तस्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या की बात करें, अगर कभी पूछा जाता है तो 4 संख्या होता है। तो छोटा आ जो है हस्तस्वर होता है, छोटी ई हस्तस्वर होता है, छोटा ऊ हस्तस्वर होता है, और री, ये दोनों चारों जो है हस्तस्वर होते हैं। इनको आप बोल कर देखेंगे तो बहुत ही कम समय लगता है। आ, ई, ऊ, री, इसमें जो है बोलने में कम समय लगता है, जिन्हें हम हस्तस्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या के बारे में पूछा है, मतलब कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है हिंदी में 4 होते हैं। जैसे हस्त 4 होते हैं, वैसे ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्म का मतलब होता है गर्म, गर्म हवा मुंह से निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी आप बड़ा सा, इसका एग्जाम्पल है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा,
और हा। जब इनको बोलेंगे आप तो आपको एहसास होगा कि मुंह से आपके गर्म हवा निकल रही है। तो ऊष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग किसी वाक्य में कम विराम यानी कि कम देर तक कहीं पर रुकना हो, उसको अगर लगाना होता है तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य हमने लिखा और वहाँ पे हम थोड़ा सा रुकना चाहते हैं या वाक्य में रुकने का प्रावधान किया गया है तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा, इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। लेखन शिक्षण क्या होता है, इसकी 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो पहला जो हो गया आपका, छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भाषाओं को यानी कि भाषा को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सके। मतलब छात्र ने जो सीखा है आपसे वो किस तरीके से व्यक्त कर रहा है उसके बारे में है। और दूसरा आपका हो जाएगा छात्र अच्छा लेख लिख सके और शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सके। ये जो होता है लेखन शिक्षण की दोनों विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कि लिखना जब सिखाया जाता है बच्चों को तो उसमें ध्यान देने योग्य कौन सी 2 बातें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो लिखना सिखाते समय आपको बैठने का ढंग बच्चों को बताना है। और दूसरा है आँखों से कागज़ की दूरी, मतलब कि जो कॉपी बच्चे ने लिया है उससे आँखों की कितनी दूरी है। बहुत सारे बच्चे उसे एकदम करीब से उसको लिखना चालू करते हैं और आँखों से एकदम ज़्यादा दूरी नहीं होती है। तो आपको बताना है कि उचित दूरी आँखों से रहे आपके कॉपी की। और कलम पकड़ने की सही विधि, मतलब बच्चे को आता रहे अच्छे से कलम पकड़ना और जो बच्चा लिख रहा है वो अच्छा साफ हो, सुडौल हो। चलिए लघु उत्तरी वाला देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। सस्वर वाचन क्या होता है उसकी विशेषताएं लिखिए। तो सस्वर वाचन वो होता है स्वर सहित पढ़ते हुए यानी कि अर्थ ग्रहण करने की जो सस्वर वचन कहलाता है ना। जैसे कि स्वर सहित हम पढ़ते हैं और उससे हमको अर्थ जब ग्रहण करने को मिलता है, मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ स्वर सहित पढ़ते हैं उससे हमको अर्थ समझ में आ गया तो उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। इससे बालक की झिझक, संकोच व हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है। बालक शब्द उच्चारण शुद्ध हो जाता है। मतलब बालक का जो शब्द उच्चारण होता है, जो बच्चा बोलना सीख रहा है उसका शब्द उच्चारण जो होता है सही हो जाता है, उसे ही हम सस्वर वाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13वां श्रवण कौशल की 2 विधियां लिखिए। तो श्रवण कौशल की जो 2 विधियां हैं, सस्वर पाठ पहला हो गया, जैसे कि आपने सस्वर वाचन ऊपर पढ़ा तो ये जो है सस्वर पाठ हो गया। दूसरा है वाद विवाद विधि। तीसरा आप ऐसा बता सकते हैं नाटक मंचन या फिर भाषण विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय में संक्षेप में लिखिए। मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सामने क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ 2-2 नंबर का है। ये आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, लगभग 30 वर्ड तो कम से कम होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि वर्तनी अशुद्धि संबंधी जो सुधारने की उपाय है इसमें आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि बार बार अभ्यास करें। मतलब आपको लिखना है बच्चा जो है बार बार अभ्यास करे और सभी चिन्ह जैसे विराम होता है, अल्प विराम हो गया या कॉमा हो गया, इन सभी मात्राओं का विशेष ध्यान रखे उसको लिखने के लिए। तो अशुद्धि उसकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15वां की बात करें तो विराम चिन्ह से क्या अभिप्राय, मतलब विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का है, आपको 30-40 वर्डों में लिख देना है। तो विराम चिन्ह आपको सबको पता है कि वाक्य जब आप कोई लिखते हैं तो उसमें जो कोई चीज़ें ठहरना हो तब आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह 20 होते हैं। जो कामता प्रसाद गुरु हैं, हिंदी के काफ़ी प्रसिद्ध गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु जो हैं, इनके अनुसार जो विराम चिन्ह होते हैं ये टोटल 20 होते हैं। टोटल 20 होते हैं। इस पर ये विराम चिन्हों का एक मैंने वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पूरे जितने भी विराम चिन्ह होते हैं सभी के बारे में बताया गया है। तो 2-4-10 मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं।
कामता प्रसाद गुरु ने जैसे 20 बताया था, तो मैं आपको यहाँ 10 बता दे रहा हूँ। आप 10 जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जैसे पूर्ण विराम है, पहला आप जान लीजिए पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम सबको पता है, ऐसे लगता है। अल्प विराम जिसे कॉमा कहते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका कॉमा, ऐसे लगता है। अर्ध विराम जब कहीं कहीं लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे पॉइंट रहता है और ऐसे नीचे कॉमा रहता है, यानी कि अल्प विराम। तो इसे अर्ध विराम बोल देते हैं। और होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको पता है, ऐसे लगता है, ये भी विराम चिन्हों में ही आता है। और नेक्स्ट की बात करें, आश्चर्य चिन्ह जिसे विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे कहते हैं अरे वाह, तो वहाँ पे ये प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह लग जाता है। और निर्देशक जिसे डैश कहते हैं, जो दो शब्दों के बीच रहता है, जैसे रात और दिन, उसके बीच डैश का प्रयोग होता है, जिसे निर्देशक कहते हैं। ये भी विराम चिन्ह में आता है। कोष्टक चिन्ह होता है, तो कोष्टक आपको पता ही है, जिसे ब्रैकेट आप बोलते हैं। और नेक्स्ट है उप विराम या अपूर्ण विराम जिसे कहते हैं। तो इसे रेशियो जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं, इस टाइप में बनता है, ये भी विराम चिन्हों में ही आता है। और अगला है विवरण चिन्ह, जो ऐसे रेशियो टाइप में रहता है और आगे ऐसे रहता है, ये भी जो है विवरण चिन्ह होता है और ये भी विराम चिन्हों में ही आता है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक, जो ऐसे ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा पुनरुक्ति सूचक। बाकी लिंक दिया हुआ है, आप इसको डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहें विराम चिन्हों के बारे में तो लिंक में जाके देख सकते हैं। और 16वां है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। तो आपको पता है अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, और ध्वनि इसमें जो जब आप बोलेंगे तो ध्वनि जो है नाक से निकलेगी, और इसमें केवल बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर चंद्र बिंदी लगती है तो चंद्र बिंदी अनुनासिक में प्रयोग होगा, और जो केवल बिंदी लगती है वो, जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे इम्फाल, तो ऊपर देखिए यहाँ पे बिंदी लगी है, तो ये जो हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन जब आप अनुनासिक की बात करेंगे तो वे केवल स्वर होते हैं। अनुस्वार व्यंजन होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने पर मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है, और उसमें क्या होता है, चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। जैसे कि सांप लिखा रहेगा, अनुनासिक की बात हो रही है, यहाँ पे चंद्रबिंदी रहेगा। और जब अनुस्वार की बात करेंगे तो वहाँ पर केवल बिंदी का प्रयोग हुआ रहेगा। जैसे यहाँ हम लोग अनुनासिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हंसना अगर किसी ने बोला या लिखना है तो यहाँ पे चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां है, स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, या अंतस्थ व्यंजनों से किस प्रकार भिन्न है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप का से लेकर माँ तक, का खा गा घा अंगा चाचा जजा इया, मतलब पूरे माँ तक जो होते हैं, का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण से मुख से हवा ना निकले, मतलब मुख से आपके हवा ना निकले, जब भी आप बोलेंगे का, तो देखिए आप बोल कर देख सकते हैं का ख ग घ, हवा नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। और ये टोटल 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो माँ के बाद आता है या, रा, ला, वा, ये होता है अंतस्थ व्यंजन। चलिए लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है इस पेपर का, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि श्रव्य दृश्य क्या होता है। श्रव्य दृश्य वो उसे कहते हैं जैसे वो एक साधन होता है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य कहते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है, शिक्षण कार्य जो होता है बहुत ही आनंददायक हो जाता है। बच्चों को ये श्रव्य दृश्य अगर आप पढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा, जब आप क्लास करने जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो जब बच्चे आप श्रव्य दृश्य पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आनंददायक, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो मन होता है बहुत ही, मतलब आप जब पढ़ाएंगे श्रव्य दृश्य से तो उनके मन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट पेपर का वीडियो जल्दी ही आएगा, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डीएलएड या बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।